जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। आज से आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन की लेक्चर शुरू होने जा रही है और क्लास 11 मैथ्स का टोटल पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखेंगे और क्लास 11th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ जाएं बिल्कुल। और वीडियो एकदम आपके पास डेली बाय डेली अपडेटेड होगा और वीडियो जो होगा वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा, मिनिमम 10 मिनट और मैक्सिमम 15 मिनट के बीच का ही होगा। आज हम सेट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी इसमें कंप्लीट करेंगे। जैसे अगर बात करें तो आपके क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स में पहला चैप्टर है सेट्स यानी समुच्चय। समुच्चय की बात करें तो सेट थियरी की बात करें, समुच्चय सिद्धांत की बात करें, सेट थियरी, सेट थियरी की बात करें तो सेट थियरी दिया था जॉर्ज कैंटन ने। और जॉर्ज कैंटन जो थे एक जर्मन गणितज्ञ थे, एक जर्मन गणितज्ञ की बात करें, एक जर्मन गणितज्ञ थे जिनका नाम क्या था, जॉर्ज कैंटन। इसको हम बोलते हैं समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय सिद्धांत। तो समुच्चय सिद्धांत की बात करें तो समुच्चय सिद्धांत के प्रतिपादन या फिर कह सकते हैं कि इसके खोज जो है या इसका जो है डिस्कवर जो है किसके द्वारा, एक जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटन के द्वारा दिया गया। यानी इस जो यहाँ पे समुच्चय सिद्धांत है ये जॉर्ज कैंटन के द्वारा दिया गया है। और जॉर्ज कैंटन की बात करें तो इनका जो ड्यूरेशन है, इनका जो ड्यूरेशन है यानी जो जन्म अवधि है यानी जो जन्म काल है वो आपका है 1845 से 1918 AD। ठीक है ना। यानी आपको इसमें क्या, ये मेन चीज क्या है कि बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है या आपको जानकारी रखनी चाहिए कि समुच्चय जो आपका पहला चैप्टर है, समुच्चय सिद्धांत को दिया किसने था, तो एक जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज कैंटन ने दिया था। किसने दिया था, जॉर्ज कैंटन ने दिया था। और जॉर्ज कैंटन का जन्म कब हुआ था, 1845 में, और मृत्यु कब हुई थी, 1918 ईस्वी। तो ये आप एक छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे समुच्चय से संबंधित। अब बात आती है कि ये समुच्चय सिद्धांत तो दिया है तो इसमें एक पॉइंट आ रहा है समुच्चय। तो ये समुच्चय है क्या, अब हम बात करने वाले हैं समुच्चय के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स। ये आखिर में समुच्चय सिद्धांत तो दे दिया लेकिन आखिर समुच्चय कहेंगे किसे। अब क्योंकि आपको समुच्चय पढ़ना है, इसका बेसिक कोई यूज नहीं है। ये नहीं है कि मार्केट में जाए समुच्चय समुच्चय चिल्लाने लगे और आपके साथ कोई आ जाएगा, कोई नहीं आएगा, कहेगा ये पागल है, झूठे में समुच्चय समुच्चय चिल्ला रहा है, क्योंकि समुच्चय का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आज के बिजनेस में। तो अब चूंकि यह आपके सिलेबस में है तो समुच्चय पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन समुच्चय से कुछ ऐसी चीजें सीखने को जरूर मिलती हैं जो आप दूसरों को बताकर उसे समझा सकते हैं कि वाकई में समुच्चय है क्या। समुच्चय की बात करें तो समुच्चय जो होता है एक प्रकार के वस्तुओं को सुपरिभाषित करने का एक संग्रह होता है। अगर मैं यहां पे लिखूं तो वस्तुओं को अगर सुपरिभाषित रूप में, सुपरिभाषित करने का क्या है, संग्रह है। तो वस्तुओं को सुपरिभाषित करने का जो संग्रह होता है उसी को हम क्या बोलते हैं जी, समुच्चय बोलते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वस्तुओं का सेंस हम लेंगे अवयवों से, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात होने वाली अवयवों की होने वाली है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्स। यानी बात एलिमेंट्स की होने वाली है, अवयवों की होने वाली है। तो समुच्चय के बारे में अगर पढ़ना है तो आपको जानना होगा कि वस्तुओं को सुपरिभाषित करने का जो संग्रह है उसका मीन्स क्या है, यानी अवयवों को सुपरिभाषित करने का संग्रह। यहाँ पर एक शब्द आया है आपके पास सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब हो गया कि स्वच्छ रूप से जो परिभाषित हो, मतलब जिसकी परिभाषा सभी के द्वारा एकदम समझ लीजिए कि क्लियर हो, कि सभी लोग उसको परिभाषित एक समान रूप से कर पा रहे हो, तो वही सुपरिभाषित है। जैसे हमने कहा कि अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जैसे नॉर्मली तौर पे अगर हमने कह दिया कि बताइए 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या,
हमने कहा 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सब के सब बताएंगे 1 2 3 4। तो यह जो परिभाषित, ये जो प्रश्न हमारा है, इसका जो आंसर मिला है वो सुपरिभाषित मिला, यानी सभी के द्वारा सही उत्तर मिला है। इसीलिए कोई ऐसा नहीं कहेगा कि -2 -3 -4 -5, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 ही लोग बोलेंगे। तो जो सभी के द्वारा आंसर सही आ रहा है, मतलब सभी के रूप में सुपरिभाषित आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हमने यह प्रश्न कर दिया कि जैसे मान लीजिए आप जिस शहर में रह रहे हैं, हमने कह दिया कि उस शहर के टॉप 5 शिक्षित व्यक्तियों के नाम बताइए, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर सुपरिभाषित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप अपने शहर के 5 शिक्षित व्यक्तियों की नाम की बात करें, तो आप एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में जब बात करेंगे, तो मान लीजिए आप हैं और आपके मित्र हैं, तो आपके लिए जो शिक्षित व्यक्ति की श्रेणी तैयार की गई है, जरूरी नहीं है कि आपके मित्र के द्वारा भी वही शिक्षित व्यक्ति की श्रेणी तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे सुपरिभाषित संग्रह नहीं तैयार हो रहा है। सुपरिभाषित का मतलब है कि आपका परिभाषा अलग हो गया, आपके मित्र का परिभाषा अलग हो गया, आपका संग्रह अलग हो गया, आपके मित्र का संग्रह अलग हो गया। जब दोनों का संग्रह अलग हो गया तो वह समुच्चय ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम समुच्चय को समझ सकते हैं। अब ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए इसके परिचय में हम क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, ताकि आज के लेक्चर में ये रहे कि हमने कुछ क्वेश्चन भी किया है। तो आपका प्रश्नावली 1.1 जो है शुरू ही कर देते हैं। ये एक छोटा सा इंट्रो था जिसके बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए था। अब आप देख लेते हैं थोड़ा सा इंट्रो, यानी प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन जो है बस देख लेते हैं, और पहले क्वेश्चन को ही बस देखेंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेंदी है। क्योंकि समुच्चय को समझना है तो पहले क्वेश्चन को ही सिर्फ देखिए। किसको समझना है? समुच्चय को समझना है। समुच्चय के बारे में ही तो अभी हम पढ़े हैं। अभी हमने समुच्चय के बारे में ही तो बताया कि वस्तुओं का जो सुपरिभाषित करने का जो संग्रह होता है, यानी अवयवों को सुपरिभाषित करने का संग्रह होता है। इसके जो सेट थियरी जो दिया था वो किसने दिया था? तो एक जर्मन साइंटिस्ट, एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। वो कौन थे? जॉर्ज कैंटन थे, उन्होंने दिया था। उनका जन्म कब हुआ था? 1845 में। मृत्यु कब हुई थी? 1918 में। बस हो गया, और कुछ नहीं है। अब समुच्चय से संबंधित कुछ आपको, जैसे समुच्चय का हमने परिभाषा दिया, कुछ उदाहरण भी हो जाए। लेकिन संयोग से आपके क्वेश्चन में प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन जो है सिर्फ आपसे यही पूछा है कि समुच्चय है कि नहीं है। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। पहला, कितने क्वेश्चन है जी? 9 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक हो गया जी 9। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो उत्तर का औचित्य पूछ रहा है वो मैं बोलूंगा, आप लिख लीजिएगा उत्तर का औचित्य क्या होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। क्या ऐसा कोई महीनों का संग्रह है जो जे से शुरू होता है और जे से शुरू होने वाले सभी महीनों का संग्रह? तो टोटल भैया महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 महीने में आपको, क्या आप बता नहीं पाओगे कि जे से कौन सा महीना शुरू होता है? बिल्कुल बता लोगे। सबसे पहले तो आप जनवरी, फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, मई नहीं होगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जे से शुरू होने वाले जनवरी, जून, जुलाई, ये 3 आपके हो गए। तो यह 3 जो है क्या सभी के द्वारा सुपरिभाषित हैं? तो बिल्कुल हैं, सभी के द्वारा ये आंसर दिया जाएगा, जनवरी, जून, जुलाई। ये नहीं है कि कोई आके कह देगा अगस्त या कोई आके कह दिया सितंबर, क्योंकि हमको जे से शुरू करना है। तो जो सीधे सीधे समझिए, मैं अपनी भाषा में समझाने का प्रयत्न करूं, जो भी आंसर सभी के लिए समान रूप से होता है वही आपका समुच्चय होगा। जहाँ पर जब 2 के बीच में बात हो रही है, दूसरे के लिए वहाँ पर थोड़ा सा सोचने के या विचारने की बात आ जाए, समुच्चय नहीं है। ये मेरे तर्क के हिसाब से आप समझिएगा। अब यहाँ पर पूछा था समुच्चय है, तो बिल्कुल है, समुच्चय।
अब आप कारण में क्या लिख देंगे, क्योंकि वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में केवल 3 महीने जैसे शुरू होते हैं, जनवरी, जून, जुलाई, इसलिए यह समुच्चय है। बस यही इतना ही आपके अपने उत्तर में औचित्य लिख देना है। हमने बोला आप उसको नोट्स बनाते रहिएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा जब प्रश्नावली पूरा का पूरा किताब में सॉल्यूशन कराऊंगा तो आप नोट्स बनाते रहिएगा, बहुत अच्छा मजा आएगा तब। दूसरा कह रहा है भारत के 10 सबसे प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। बिल्कुल नहीं, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली। बताइए, फिर वही बात, आप अपने आप को लीजिए, अपने मित्र को लीजिए। अब भारत के 10 सबसे प्रभावशाली लेखक की बात करें तो हमारे लिए अगर मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद जी पहले नंबर पे मैं रख रहा हूं, क्या मेरा मित्र मुंशी प्रेमचंद को रखेगा? नहीं रखेगा। मैं अगर रामधारी सिंह दिनकर को रख रहा हूं, क्या वो रामधारी सिंह दिनकर को रखेगा? मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को रख रहा हूं तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को रखेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा जी, एकदम नहीं रखेगा। तो हम लोगों की परिभाषाएं अलग अलग हो रही हैं, हम लोगों की सोच अलग अलग हो रही है। इस आधार पर यहाँ पर समुच्चय का बात नहीं हो पाएगा, यानी समुच्चय होगा ही नहीं, समुच्चय नहीं है। अब आप कहेंगे सर अपने औचित्य में आंसर कैसे लिखेंगे? तो आप लिख देंगे एक या दो व्यक्ति के बीच में प्रश्न का उत्तर संभव नहीं है, इसीलिए भारत के सबसे 10 प्रभावशाली लेखकों का संग्रह नहीं होगा। सीधे सीधे आप लिख लीजिएगा। तीसरा कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। ये भी नहीं है, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। फिर हम अपने मित्र को खड़ा करेंगे, यहाँ फिर से आप औचित्य में यही लिख देंगे कि 2 व्यक्तियों के बीच में सर्वश्रेष्ठ 11 खिलाड़ियों का संग्रह संभव नहीं है, इसीलिए समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि अगर मैं हूं, मेरा मित्र है, अगर मान लीजिए 11 लोगों की मैं एक खाका तैयार कर रहा सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की, और अगर मैं संयोग से मान लीजिए उसी 11 लोगों में मैं दे दिया नाम, मान लीजिए किसी का भी नाम दे दिए, मान लीजिए मैं किसी का भी नाम ले लिया, जैसे मान लीजिए मैं केन विलियमसन का नाम ले लिया, न्यूजीलैंड का एक खिलाड़ी है, और मेरे मित्र ने जो तैयार किया उसमें केन विलियमसन दूर दूर तक कहीं दिख ही नहीं रहा, वो खाली भारतीय खिलाड़ियों को ले लिया है, और हमने एगो विदेशी को भी ले लिया। तो क्या दोनों लोग की विचारधारा एक समान है? नहीं है, तो सुपरिभाषित हो ही नहीं पाएगा। जब सुपरिभाषित संग्रह ही नहीं बन पाया तो फिर काहे का समुच्चय? समुच्चय भी नहीं होगा। अब आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह समुच्चय है। आपके कक्षा मतलब आप किस कक्षा में हैं? 11 में हैं। तो 11 में जितने बालक बैठे हैं, क्या उनका संग्रह आप तैयार नहीं कर पाओगे? क्या आपके क्लास में अगर 40 बच्चे हैं और 30 बच्चियां हैं तो 70 लोग टोटल है, क्या आप बता नहीं पाओगे? क्या आप यह नहीं बता पाओगे कि आपके क्लास में बालकों की संख्या 70 है? तो क्या बालकों की संख्या सब लोग समान नहीं बताओगे? कि ऐसा है कि यहाँ पे मान लीजिए 8 टीचर हैं, 7 टीचर कह रहे हैं कि आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, और एक टीचर आप कह रहा है नहीं आपके क्लास में 40 नहीं 39 बच्चे हैं। ऐसा नहीं हो पाएगा, ये सुपरिभाषित होगा, क्योंकि जिस क्लास में जितने बच्चे हैं उतने बच्चों का नामांकन है, रजिस्टर तैयार किया गया है। तो जब उतने बच्चे का नामांकन है तो उतने ही बच्चे रहेंगे, इसका मतलब है कि यहाँ पर सुपरिभाषित संग्रह होगा, और जब सुपरिभाषित संग्रह होगा तो समुच्चय है, बिल्कुल है, 101% है। अब इसी तरह से आगे बात कर लेते हैं। आगे कह रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, बिल्कुल समुच्चय है। 100 से कम, तो ये बताइए 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो 100 से कम किसको नहीं पता है प्राकृतिक संख्या? 1 से प्राकृतिक संख्या शुरू होती है, 1 से शुरू करेंगे अनंत तक जाती है, लेकिन हम 1 से 100 तक गिनती पढ़ते हैं कि नहीं? 100 से कम मतलब 99 तक पहुंचेंगे कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 99
क्या सब लोग ऐसे नहीं काउंट कर पाओगे क्या? जब सभी लोग एक समान रूप से काउंट करोगे, जब 90 से कम कह रहा है तो कोई माइनस में थोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या निगेटिव थोड़ी ना होती है। तो काउंटिंग नंबर आप 1 से लेकर शुरू कर रहे हो, 99 तक पहुंच जा रहे हो, तो यहाँ पर सीधे सीधे सभी के द्वारा एक समान रूप से परिभाषित संग्रह है, यानी सुपरिभाषित संग्रह है, तो ये समुच्चय है। बस हो गया आपका आंसर। छठवां क्वेश्चन जी क्या कह रहा है? छठवां कह रहा है, अब देखिए अपने उत्तर का औचित्य आप लिखते रहिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ ना, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसी में आपके आंसर का औचित्य है, उत्तर का औचित्य उसी में छिपा हुआ है। छठा क्वेश्चन कह रहा है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। बताइए, आप उपन्यास नहीं बता पाएंगे क्या? क्या लेखक प्रेमचंद के द्वारा जो उपन्यास है, क्या हम गगन बता दिए तो कोई दूसरा गगन नहीं बताएगा क्या? क्या वो कुछ और बता देगा क्या? क्या मैं अगर मान लीजिए गोदान बता दिए तो क्या वो कुछ और बताएगा क्या? तो मुंशी प्रेमचंद, जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखित उपन्यास की बात की जाएगी तो वह परिभाषित है और सुपरिभाषित संग्रह है। इसी आधार पर यह भी समुच्चय है, समुच्चय। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांक, तो सभी समपूर्णांक का मतलब क्या हो गया जी? सभी समपूर्णांक जैसे +1, +2, +3, +4। अब यहां पर देखिएगा, ये मैं धन पूर्णांक लिखा हूं, ये मैं क्या लिखा हूं? धन पूर्णांक लिखा हूं। और आपसे बोला है क्या कि सभी सम पूर्णांक, तो सम का मतलब सम विषम आप पढ़े होंगे, इसे न लिख के मैं धन पूर्णांक न लिख के सम पूर्णांक की बात करें तो 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6, डैश 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 माइनस इनफाइनाइट और डैश 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 प्लस इनफाइनाइट। इसे कहते हैं समपूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? वह संख्या, वह पूर्ण संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्हों के साथ प्रदर्शित होती है या संख्या रेखा पर प्रदर्शित संख्याओं को ही पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक जो है सम, तो सम का मतलब ये हो गया इकाई के स्थान पे 2, 4, 6, 8, 0 आना चाहिए, तो इस तरह से सम आ गया। तो जब सम आ गया तो क्या आप इसे काउंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, सुपरिभाषित नहीं है, ये सुपरिभाषित नहीं है कि है। अब आपको आंसर बताना है सुपरिभाषित है कि नहीं। अब ये थोड़ा सा मैं आपके लिए HW दे रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब मैं इसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतने आसान प्रश्न को अगर मैं बता देता हूं तो फिर आपके लिए तो कुछ ना कुछ प्रश्न रहना ही चाहिए। तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा कि सभी समपूर्णांक जो है वो आपका समुच्चय होगा कि नहीं होगा, आप आंसर बताएंगे, आपके ऊपर हमने छोड़ दिया। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह समुच्चय है, बिल्कुल समुच्चय है, क्योंकि आपके क्लास 11th में जो भी पाठ्यक्रम सूची दी गई है, क्या आपके किताब में जितना है, क्या दूसरे के किताब में कुछ और कम या बेसी दे दिया है क्या? तो सभी लोगों के किताब में एक समान पाठ्यक्रम सूची है, तो इस हिसाब से सभी के द्वारा सुपरिभाषित संग्रह है, तो इस आधार पर समुच्चय है। आगे क्या कह रहा है? विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, समुच्चय नहीं है, साफ साफ लग रहा है, समुच्चय नहीं है। अब विश्व के सबसे खतरनाक जानवर, क्या पता अगर मैं सबसे खतरनाक जानवर शेर को मान रहा हूं तो क्या बगल वाला कहेगा कि शेर खतरनाक है, कहीं वो चीता कह दिया, कहीं वो लोमड़ी कह दिया, कहीं सियार कह दिया, कुछ भी कह सकता है। तो मेरे लिए जो खतरनाक जानवर है वो दूसरे व्यक्ति के लिए खतरनाक जानवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जब दो व्यक्तियों के बीच में संदेह उत्पन्न हो तो वहां पर जो है आपका सुपरिभाषित संग्रह नहीं तैयार होगा। जब सुपरिभाषित संग्रह नहीं तैयार होगा तो वह समुच्चय भी नहीं होगा। तो हमने प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन को इसलिए बता दिया क्योंकि वह समुच्चय से संबंधित प्रश्न था। अब शेष प्रश्न को हम डेली लेक्चर में लेके चलेंगे, डेली आपका एक वीडियो अपलोड होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।